बच्चा वन स्वार्थी धनंजय। एक लड़का जिसकी उम्र करीब 27 साल होगी, 6 फुट 1 इंच हाइट। उसने 3 पीस ब्लैक कलर का सूट पहना था, जिसमें वह काफी हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। वो लड़का एक बार के बाहर खड़ा होकर बियर की बोतल से सीप ले रहा था। तभी उसके पास एक हट्टा खट्टा बाउंसर आया और उसने आकर उस लड़के के सामने सर झुकाते हुए बोला, सर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए। उस लड़के ने अपनी नशीली आंखों से बाउंसर को देखकर कहा, टाइगर अंदर जाकर क्या करूंगा? वहां तो लड़कियां नाच रही हैं और धनंजय दीवान को लड़कियों का शौक नहीं। मुझे तो शौक है पैसों का, पावर का, पोजीशन का। धनंजय ने फिर आईब्रोज उठाकर टाइगर की तरफ देखकर कहा, आज की डील का क्या हुआ? टाइगर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, सर आज की डील सक्सेसफुल थी। उन्हें हमारे वेपन्स पसंद आए हैं, हमें और भी वेपन्स बनाने का ऑर्डर दिया है। धनंजय ने बियर की एक सीप लेकर कहा, उनके टाइम लिमिट से पहले ही उनका ऑर्डर डिलीवर हो जाना चाहिए। टाइगर ने हाँ में गर्दन हिला दी। टाइगर ने फिर धनंजय की गाड़ी का गेट खोलकर कहा, काफी रात हो गई है, दीवान सर आपका इंतजार कर रहे होंगे, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इस पर धनंजय ने मुस्कुरा कर कहा, तुम कुछ ज्यादा ही वफादार हो अपने दीवान सर के। धनंजय ने फिर टाइगर के हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर कहा, मैं खुद ड्राइव कर लूंगा। टाइगर ने कहा, सर आपने काफी ड्रिंक कर ली है, आप रहने दीजिए, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। धनंजय बोला, मुझे इस बोतल का नशा नहीं होता, मुझे नशा होता है सिर्फ दौलत का। धनंजय ने टाइगर की बात नहीं मानी और गाड़ी लेकर निकल गया। रात होने की वजह से सड़क सुनसान थी। धनंजय फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। धनंजय के एक हाथ में बियर की बोतल थी और आंखों में दुनिया भर की खुशी। धनंजय ने आज तक जो भी बिजनेस डील की थी, वह सक्सेसफुल हुई थी। धनंजय के पास बेशुमार दौलत थी, इतनी कि उसे उसका हिसाब भी नहीं पता था, फिर भी वो और दौलत कमाना चाहता था। और भी ज्यादा स्टैट्स कमाने के लिए उसने वेपन्स का बिजनेस शुरू किया। लोगों को मौत का सामान बेचकर धनंजय अमीर बन रहा था। धनंजय अकेला ही अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहा था। गाड़ी फुल स्पीड से चला रहा था और तभी उसकी गाड़ी की टक्कर एक बाइक सवार से हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक के आगे का टायर धनंजय की गाड़ी में घुस चुका था और वह बाइक पर सवार लड़का सड़क के किनारे पड़ा था। उसकी बॉडी से खून बह रहा था, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था, पहचान में भी नहीं आ रहा था। धनंजय गाड़ी से उतरा, उसने एक नजर उस लड़के को देखा और फिर एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, इन गरीबों का भी कुछ नहीं कर सकते, जब देखो हम अमीरों की गाड़ी से टकराते रहते हैं। धनंजय फिर से अपनी गाड़ी में बैठ गया और बिना उस लड़के को देख वहां से चला गया। वही परीलोक में एक परी आसमान से धरती की ओर देख रही थी। उसने जब धनंजय को उस आदमी का एक्सीडेंट करके वहां से जाते हुए देखा, तो वह उदास होते हुए बोली, आजकल का मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है। धनंजय ने ये भी नहीं सोचा कि यह लड़का किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति हो सकता है। इसका एक्सीडेंट तो किया ही किया, इसे अस्पताल भी लेकर नहीं गया। पता नहीं मनुष्य कब अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचेगा। उद्धरण चिन्ह। तभी उस परी के पास एक श्वेत परी आकर बोली, महारानी परी, धनंजय क्या ये तो तीनों भाई एक जैसे हैं? अभी तो आपने धनंजय का एक रूप देखा है, अब देखना ये घर जाकर अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करता है। महारानी परी उदास होकर बोली, मैं जानती हूँ श्वेत परी, धनंजय बहुत ही स्वार्थी, लालची, घमंडी और दुष्ट मनुष्य है। इसमें लाखों बुराइयां हैं, लेकिन सिर्फ एक अच्छाई इसकी लाखों बुराइयों पर भारी पड़ती है। इसने कभी भी किसी लड़की की तरफ गंदी नियत से नहीं देखा। दूसरी तरफ धनंजय अपने घर आया। घर आते ही उसने गाड़ी गार्डन में खड़ी की और चाबी वॉचमैन की तरफ फेंकी और फिर नशे की हालत में धनंजय विला के अंदर आया। धनंजय का विला क्या, वह तो पूरा महल था। दीवान विला का नाम धनंजय ने दीवान महल रखा था और सच में वो महल जैसा ही था। शहर का सबसे खूबसूरत मकान धनंजय का दीवान महल था। धनंजय सीधा अपने कमरे में गया और बेड पर पेट के बल धड़ाम से लेट गया। धनंजय लेटते ही सो गया। उसने आज बियर की 4 बोतल पी ली थी और उसे सच में नशा हो गया था। कुछ जीत का नशा और कुछ बोतल का नशा, धनंजय दोनों में ही चूर था। वही धनंजय के कमरे के बाहर एक 55 साल का आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा, प्यार, फिक्र और टेंशन साफ नजर आ रही थी। वो और कोई नहीं राजेश्वर दीवान था। राजेश्वर दीवान ने जब अपने बड़े बेटे की यह हालत देखी तो उनका कलेजा फट रहा था। वह जितना धनंजय को समझने की कोशिश करते, धनंजय उतनी ही गलतियां करता। राजेश्वर का रियल एस्टेट का बिजनेस था, जिसे धनंजय ने धीरे धीरे वेपन्स के बिजनेस में बदल दिया। धनंजय ने अपने दोनों भाइयों को भी अपने बिजनेस में शामिल कर लिया था।
वह भी राजेश्वर जी की बात बिल्कुल नहीं मानते थे। राजेश्वर जी कमरे के अंदर आए, उन्होंने प्यार से धनंजय के सर पर हाथ फेरा, फिर उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया और कमरे से चले गए। राजेश्वर जी बिजनेस से रिटायरमेंट ले चुके थे, अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त वह महादेव की सेवा में ही बिताते थे। इस वक्त भी राजेश्वर जी को महादेव की जरूरत थी। राजेश्वर जी अपनी परेशानी लेकर विला के मंदिर में गए और वहां बैठकर महादेव की मूर्त को देखकर रोने लगे। राजेश्वर जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजेश्वर जी वैसे तो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन जब भी उनका दिल भर आता था, वो हमेशा महादेव के सामने ही बैठकर रोते थे। उनका मानना था कि दुनिया के सामने से रोना से अच्छा है अपने भगवान के सामने रो लो, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों को रोता हुआ नहीं देख सकते थे। राजेश्वर जी ने रोते रोते कहा, महादेव मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने तो हमेशा से ही नेक काम किए हैं, हमेशा ही गरीबों की मदद की है, ना जाने मेरे नाम पर कितने अनाथ आश्रम चल रहे हैं। फिर मेरे बच्चे इतने नालायक क्यों हैं? इतने घमंडी, पैसों के नशे में इतना चूर क्यों रहते हैं? ये धनंजय, इसे पाने के लिए मैंने ना जाने कितने मंदिरों में प्रार्थना की, लेकिन आज मैं धनंजय को देखकर अंदर ही अंदर रोता हूँ। धनंजय को क्या, मैं तो अंगद और यज्ञ को देखकर भी अंदर ही अंदर दुखी होता हूँ। मैंने धनंजय और अंगद की शादी तो करवा दी, लेकिन ये दोनों ही अपनी बीवी को दुख के सिवा कुछ नहीं देते। सोचा था मेरा यज्ञ अलग निकालेगा, लेकिन वह भी अपने भाइयों के नक्शे कदम पर चलता है, रात रात भर पर पार्टी करता है। राजेश्वर जी ने मंदिर के सामने अपना माथा टेकते हुए कहा, हे महादेव मेरी परेशानी कब दूर होगी? मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, मरने से पहले मैं इन तीनों बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ। राजेश्वर जी महादेव से बात करते करते मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गए। अगली सुबह घर का एक केयरटेकर जिसका नाम हरीश था, उसकी उम्र करीब 40 साल के आसपास होगी, वह पिछले 20 साल से राजेश्वर जी के घर में केयरटेकर का काम करता था। हरीश ने जब राजेश्वर जी को मंदिर की सीढ़ियों पर सोते हुए देखा तो उन्हें हाथ लगाकर जगाते हुए कहा, सर आप यही सो गए, चलिए मैं आपको आपके कमरे में ले चलता हूँ। हरीश के हाथ लगाने से राजेश्वर जी की आंखें खुल गई। उन्होंने हरीश को देखकर कहा, हरीश तुम तो जानते ही हो जब दिल भर आता है तो महादेव के चरणों में आकर बैठ जाता हूँ। अब तो बाकी की जिंदगी इन्हीं के चरणों में बितानी है, बस मरने से पहले अपने तीनों बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ। पर लगता है महादेव मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं करेंगे। वो तो दिन पर दिन मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं, मैं भी कैसी मांग करता हूँ। मेरे बेटे दुनिया में मौत का सामान बेचते हैं और मैं भगवान के सामने उनकी खुशहाल जिंदगी की कामना करता हूँ। काश मेरे बच्चे सुधर जाएं और उन्हें सही गलत का फर्क समझ आए। हरीश राजेश्वर जी की बातों को समझ रहा था। हरीश पिछले 20 साल से इस घर में रहता था, वह जानता था राजेश्वर जी एक बहुत महान इंसान है, जबकि उनके तीनों बेटे बहुत बुरे। अगली सुबह धनंजय का फोन वाइब्रेट कर रहा था। धनंजय ने कई बार उस फोन को इग्नोर किया, लेकिन फिर भी धनंजय का फोन कंटिन्यू वाइब्रेट हो रहा था। धनंजय की आंख खुल गई और उसने फोन को उठाकर रिसीव करते हुए कहा, हेलो। सामने से टाइगर की आवाज आई। टाइगर ने कहा, सर कल रात आपकी गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी डेथ हो गई। धनंजय ने गुस्सा करते हुए कहा, टाइगर तुमने इतनी सी बात बताने के लिए मुझे कॉल किया है? टाइगर बोला, सर आई एम सॉरी। धनंजय ने कहा, सॉरी को अपनी जेब में रखो और इस मामले को संभाल लो और पापा तक ये बात ना पहुंचे, वरना तुम जानते हो पापा मुझे लेक्चर देना शुरू कर देंगे। धनंजय ने अपना फोन कट किया और सोफे पर फेंका। तभी उसकी नजर राजेश्वर जी पर पड़ी, जो कमरे के गेट के बाहर खड़े थे। राजेश्वर जी ने धनंजय को देखकर कहा, नहीं मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दूंगा, बल्कि कहूंगा कि जाकर एक दो खून और कराओ, तुम्हारी नजरों में किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं है। राजेश्वर जी आगे बोले, अगर वह लड़का टाइम से हॉस्पिटल चला जाता तो वह बच जाता, लेकिन तुम उसे अस्पताल लेकर नहीं गए बल्कि वहां से कायरों की तरह भाग गए। इस पर धनंजय चिल्लाता हुआ बोला, धनंजय दीवान कायर नहीं है पापा, आप मुझे कायर नहीं कह सकते। राजेश्वर जी आराम से बोले, चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। तुम पहले एक घमंडी, बिगड़े हुए और स्वार्थी इंसान थे, लेकिन अब तो तुम खूनी भी हो गए हो। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हो धनंजय, लेकिन याद रखना जब कर्म की लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती। तुम्हारी बर्बादी देखने से पहले इस दुनिया से चला जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम तीनों भाई को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। धनंजय ने इस पर अपने सीने पर हाथ मारकर कहा, आज तक धनंजय दीवान को बर्बाद करने वाला पैदा नहीं हुआ। इस पर राजेश्वर जी ने धीरे से कहा, इस सरनेम को जो तुम इतना घमंड से कहते हो, वह मेरा दिया हुआ है।
इंसान का दिया हुआ उसके पास कुछ भी नहीं, ये शरीर भी तुम्हें एक दिन छोड़ देगा। लेकिन तुम्हें घमंड तो इतना है जैसे तुम इस दुनिया में अमर होकर आए हो। धनंजय ने गुस्से में एक फ्लावर पॉट लिया और उसे जमीन पर फेंकते हुए कहा, आप मुझे सुबह सुबह यहाँ लेक्चर देने आए हैं। इस बार भी राजेश्वर जी आराम से बोले, अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखो धनंजय, किसी दिन ये गुस्सा तुम्हें ले डूबेगा, तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, तुम्हारा यह इलीगल बिजनेस खत्म हो जाएगा। सोचा था धरा से शादी करके तुम्हें कुछ अकल आएगी, लेकिन तुमने तो धरा की जिंदगी भी खराब कर दी। वह बच्ची, उसे तुमने अपने दिल में तो क्या अपने कमरे में भी जगह नहीं थी। मेरा ही दिमाग खराब था कि उस लड़की को तेरे लिए पसंद करके यहाँ ले आया। इस पर धनंजय ने चिल्लाते हुए कहा, तो उस लड़की से कहिए यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि मुझे तो वो एक आंख नहीं भाती। आप एक अनाथ भिखारी गरीब लड़की को इस घर में ले आए और वह भी पैसों की चमक धमक देखकर इस घर में आ गई। चट्टू मासूम धरा। धनंजय की ऐसी बात सुनकर राजेश्वर जी चिल्लाते हुए बोले, अंडस्को, बस करो धनंजय, अगर उस लड़की को पैसा ही चाहिए होता तो वह तुमसे शादी नहीं करती। तुम्हारा कौन सा पैसा उस लड़की ने इस्तेमाल कर लिया? कौन सा तुम उस लड़की को रोज बाहर डिनर पर लेकर जा रहे हो? तुमने उस लड़की को कभी कोई चीज खरीद कर ला कर दी है? अगर वह तुम्हारा पैसा उड़ाती तो मैं भी समझ सकता था कि उस लड़की ने तुमसे पैसों के लिए शादी की है, लेकिन वह लड़की तो इस घर में ना के बराबर रहती है। अगर तुम्हें गलती से दिख भी जाए तो तुम अपना सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलते हो। धनंजय ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, एक दिन आप ये बात जरूर जान जाएंगे कि वो लड़की इस घर में सिर्फ पैसों के लिए है। बहुत जल्द आपके सामने उस लड़की की सच्चाई आ जाएगी। राजेश्वर जी ने भी जवाब देते हुए कहा, अंडस्को, कुछ तो शर्म करो धनंजय, अगर वह लड़की तुमसे पैसों के लिए शादी कर भी रही है तो उसमें गलत क्या है? उसने तो सारी जिंदगी गरीबी में निकाली है, अनाथ आश्रम के बाहर कदम रखकर नहीं देखा, लेकिन तुम तो ऐशो आराम के साथ बड़े हुए हो, तुम भी तो पैसों के पीछे पागल हो। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए तुमने हथियारों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। तुम और ज्यादा अमीर होने के सपने देखो तो ठीक, और अगर वही सपना धरा देखे तो वह गलत। तुम हमेशा खुद को सही और दूसरों को गलत क्यों ठहराते हो? राजेश्वर जी की बात सुनकर धनंजय भी हंसने लगा। धनंजय ऐसे हंस रहा था जैसे वह अपने पापा की बात का मजाक उड़ा रहा है। थोड़ी देर ऐसे ही हंसने के बाद धनंजय बोला, अंडस्को, माना कि मैं भी पैसों के पीछे पागल हूँ, मुझे भी स्टेटस पावर चाहिए, लेकिन वह मैंने अपने दम पर कमाई है। आपका छोटा सा रियल एस्टेट का बिजनेस मैं बुलंदियों तक ले गया। सिर्फ 7 सालों में आप इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। धरा को भी अगर यह सब चाहिए तो खुद अपने दम पर कमाए, लेकिन वह ये काम नहीं सकती, इसीलिए उसने आपके कहने पर चुपचाप बिना किसी सवाल के मुझसे शादी कर ली। यही तो उस लड़की की सबसे बड़ी गलती थी। धरा ने मुझ पर विश्वास करके तुम जैसे जल्लाद से शादी कर ली। बदले में उसे क्या मिला सिवाय बेइज्जती के? तुमने उसे दिया ही क्या है? राजेश्वर जी ने बेबस की आवाज में कहा। धनंजय इस बार फिर हंसते हुए बोला, अंडस्को, वह तो मेरी बेइज्जती के भी लायक नहीं है। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि वह आपकी पसंद है, वरना अब तक वो इस घर से बाहर होती। इस पर राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, मैंने तुम दोनों के डाइवोर्स पेपर बनवा दिए हैं। बहुत जल्द मैं उस लड़की को तुम्हारे इस सोने के पिंजरे से आजाद कर दूंगा। धरा को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैं नहीं चाहता वह तुम जैसे जल्लाद के पास अपनी सारी जिंदगी काट दे। इस घर में वह लड़की गूंगी बहरी बनकर घूमती है। तुम्हें उस पर तरस आए ना आए, लेकिन मुझे आता है। इस पर धनंजय ने कहा, अंडस्को, तो खाते रहिए तरस, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस कमरे से बाहर जाकर तरस खाएं, मैं 1 मिनट और आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजेश्वर जी अपने ऊपर ही हंसते हुए बोले, अंडस्को, कभी नहीं सोचा था धनंजय कि तुम्हारे मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द भी सुनूंगा। दुनिया कहती है जिसके 3 जवान बेटे हो उसके कदमों में आधा स्वर्ग होता है, लेकिन मेरे नसीब में तो जीते जी नरक भोगना लिखा हुआ है। इतना कहकर राजेश्वर जी धनंजय के कमरे से चले गए। राजेश्वर जी धनंजय के कमरे से निकलकर सीधा धरा के कमरे में गए। धरा इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। 5 फुट 3 इंच हाइट, सुनहरे बाल, गोरा रंग, मोटी मोटी आंखें, मीडियम साइज के होठ, चेहरे पर ओवरलोड मासूमियत, उम्र 21 साल। धरा के चेहरे पर इस वक्त उदासी के अलावा कुछ नहीं था। पिछले 4 महीने से धरा ऐसे ही उदास रहती थी। राजेश्वर जी ने धरा की हालत देखकर कहा, धरा। राजेश्वर जी की आवाज सुनकर धरा ने पलटकर राजेश्वर जी को देखा और फिर उनके पास आकर बोली, अंडस्को, जी पापा कहिए, कुछ काम था। इस पर राजेश्वर जी बोले, अंडस्को, काम क्या होगा?
धरा, तुम्हारी तो जिंदगी मैंने खराब कर दी, तुमसे तो माफी भी नहीं मांग सकता। धरा अपनी मासूमियत के चलते बोली, अंडरस्को पापा, आपकी क्या गलती इसमें? आपने तो मेरे और अपने बेटे के बारे में अच्छा ही सोचा था, शायद किस्मत को ही हमारा साथ मंजूर नहीं है। इस पर राजेश्वर जी बोले, अंडरस्को, अब मैं तुम्हें ज्यादा दिन इस घर में नहीं रखूंगा। तुम दोनों की शादी को जितना टाइम देना था मैंने दे दिया। अब बहुत जल्द तुम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा, तुम वापस अनाथ आश्रम जा सकती हो। शादी करके इस घर में आई थी, तब से लेकर आज तक इन 4 महीनों में तुम कहीं नहीं गई। इस कमरे में से भी तब निकलती हो जब धनंजय ऑफिस चला जाता है। तुम नहीं जानती, धरा में इस वक्त एक बेबस बाप बन चुका हूँ, जिसकी औलाद उसकी बातें नहीं मानती। राजेश्वर की बात सुनकर धरा की आंखें भी नम हो गई। धरा राजेश्वर जी को दिलासा देते हुए बोली, अंडरस्को पापा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान आपके साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। सब जानते हैं कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा अनाथ आश्रम में डोनेट किया है। आपको बहुत अनाथ बच्चों की दुआएं लगेगी। एक न एक दिन आपके तीनों बच्चे एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे, आपकी इज्जत करेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा धरा, वह दिन कभी नहीं आएगा। राजेश्वर जी अपनी बात कहकर वहां से चले गए। राजेश्वर जी के जाते ही जो आंसू धरा की आंखों में ठहरे हुए थे वह बह गए। धरा बेड पर बैठकर रोने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और से कुछ याद आया। फ्लैशबैक 5 महीने पहले धरा एक अनाथ लड़की थी, अनाथ आश्रम से कभी बाहर नहीं गई थी। राजेश्वर जी का अनाथ आश्रम माना जाना लगा रहता था। इस अनाथ आश्रम में राजेश्वर जी एक मोटी रकम देते थे ताकि उन बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाए। राजेश्वर को धरा धनंजय के लिए पसंद आ गई। राजेश्वर जी जानते थे कि धनंजय बहुत बिगड़ा हुआ है, फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि शायद धरा से शादी करने के बाद धनंजय सुधर जाए, लेकिन धनंजय अपनी फितरत से नहीं पलटा। एक दिन राजेश्वर जी अनाथ आश्रम के हेड रघुनाथ जी से बोले, अंडरस्को रघुनाथ जी, अगर मैं आपसे धनंजय के लिए धरा का हाथ मांगूं तो क्या आप मुझे अपनी बेटी का हाथ देंगे? रघुनाथ जी जानते थे कि धनंजय बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। बेशक उसके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन इंसानियत नाम की चीज धनंजय के अंदर नहीं है। धनंजय की बुराई सारे शहर में मशहूर थी। रघुनाथ जी के पास राजेश्वर जी के बातों का जवाब नहीं था। वह दिल से नहीं चाहते थे कि धरा की शादी धनंजय से हो, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर कहीं उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो राजेश्वर जी अनाथ आश्रम में डोनेशन देना बंद न कर दे। रघुनाथ जी ने मन ही मन कहा, अंडरस्को, अगर मैं धरा की शादी धनंजय से करवा दूंगा तो राजेश्वर जी कभी भी डोनेशन देना बंद नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है खुश होकर और ज्यादा डोनेशन दे। अगर धरा की शादी की वजह से इन सारे बच्चों की जिंदगी संवरती है तो मुझे धरा की शादी धनंजय से कर देनी चाहिए। क्या पता धरा का साथ पाकर धनंजय सुधर जाए। रघुनाथ जी ने न चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। राजेश्वर जी और रघुनाथ जी दोनों ही इस बात से अनजान थे कि केबिन के बाहर खड़ी धरा सब कुछ सुन रही है। उसकी आंखों में इस वक्त बेशुमार आंसू थे। धनंजय के बारे में थोड़ा बहुत धरा ने भी सुना था। अनाथ आश्रम के कर्मचारी आपस में बातें करते थे कि राजेश्वर जी का बड़ा बेटा बहुत ही बिगड़ा हुआ और घमंडी है। धरा को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ऊपर से धरा अपनी औकात जानती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी किसी अमीर आदमी से हो जाए। उसने तो अपने लिए एक सिंपल सी जिंदगी चाहिए थी, लेकिन किस्मत ने उसके नसीब में धनंजय को लिख दिया। रघुनाथ जी की इस रिश्ते की हामी भरते ही राजेश्वर जी वहां से खुश होकर चले गए। थोड़ी देर बाद रघुनाथ जी ने धरा को अपने केबिन में बुलाया। धरा केबिन में आई और उसने नम आंखों से रघुनाथ जी को देखकर कहा, काका, मैं धनंजय से शादी नहीं करूंगी। आप जानते हैं वो आदमी अच्छा नहीं है। आप जानते हैं कि उसे अपने दौलत का बहुत घमंड है। वो मुझ जैसी लड़की को क्यों अपनाएगा? धरा को रोता हुआ देखकर रघुनाथ जी का कलेजा फट रहा था। रघुनाथ जी एक नेक इंसान थे। वह अनाथ आश्रम के सभी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस वक्त उन्होंने प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लिया था। रघुनाथ जी ने धरा को समझाते हुए कहा, अंडरस्को धरा, मेरी बात समझो। अगर तुम यह शादी कर लोगी तो बहुत सारे अनाथ बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। अगर हमें राजेश्वर जी ने डोनेशन देना बंद कर दिया तो हमारा अनाथ आश्रम कैसे चलेगा? यहाँ के अनाथ बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? इनके लिए खाना कपड़ा कहाँ से आएगा? मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, फिर भी मेरा डिसीजन यही है कि तुम धनंजय से शादी कर लो। फिर भी अगर तुम धनंजय से शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सोच समझकर डिसीजन लो। धरा ने भी अनाथ आश्रम के बच्चों के बारे में सोचा। वह जानती थी
कि अगर राजेश्वर जी ने डोनेशन देना बंद कर दिया तो सच में अनाथ आश्रम की हालत बहुत खराब हो जाएगी, इसलिए उसने खुद को इस रिश्ते में डेडिकेट करने की सोच ली। फ्लैशबैक एंड। वो दिन था और आज का दिन है। धरा की आंखों में आंसू सूखे नहीं, उस दिन से लेकर आज तक धरा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। धनंजय ने तो धरा की तरफ नजर भरकर देखा भी नहीं, बात के नाम पर बस वह धरा पर अपना गुस्सा निकालता था। धरा की शक्ल देखना भी धनंजय को गवारा नहीं था। परीलोक। श्वेत परी महारानी परी के पास आकर बोली, अंडस्को महारानी परी, इस मासूम धरा के नसीब में कितना रोना लिखा है। क्या ये हमेशा ऐसे ही रोती रहेगी? क्या इसकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएंगे? आप कुछ करती क्यों नहीं? इन सब की जिंदगी में खुशियां क्यों नहीं भर देती? मुझसे तो धरा का रोना देखा नहीं जाता, आप मुझे कहिए, मैं अभी धरती पर जाकर धरा की सारी तकलीफें दूर कर देती हूँ। इस पर महारानी परी ने कहा, अंडस्को श्वेत परी, ऐसा नहीं होता, मनुष्य को अपने कर्म के हिसाब से रोना ही पड़ता है। हो ना हो धारा ने भी कभी बुरे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से उसे रोना पड़ रहा है। इस पर श्वेत परी ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडस्को धरा के कर्म तो बिल्कुल भी बुरे नहीं है, वो तो बचपन से ही नेक है, लेकिन धनंजय तो बहुत बुरा है, उसे अपने कर्मों की सजा कब मिलेगी? महारानी परी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अंडस्को श्वेत परी, सबको अपने कर्मों की सजा मिलती है, धनंजय को भी मिलेगी। धनंजय को लगता है कि उसे कभी भी प्यार का एहसास नहीं होगा और वह ऐसे ही अपने घमंड में चूर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत जल्द धनंजय को भी प्यार का एहसास होगा और जब उसे प्यार का एहसास होगा तब वो बहुत तकलीफों से गुजरेगा।